हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द GK 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स वेयर नॉट फाउंड ऑन मौर्यन स्टोन पिलर्स। निम्नलिखित में कौन सा पशु मौर्य स्तंभों पर नहीं पाया गया था। ऑप्शन है लायन, बुल्स, एलिफेंट या गरुड़। तो मौर्यन पिलर पर लायन था, जो कि सारनाथ के स्तंभ पर था, पिलर पर था। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बैल रामपुरवा पिलर्स में, जो कि बिहार के चंपारण में है, बिहार के चंपारण में। हाथी संकीसा इसे हिंदी में बोलते हैं, संकीसा। यह यूपी के फर्रुखाबाद के आसपास है यह पिलर, फर्रुखाबाद में। गरुड़, तो गरुड़ मौर्यन पिलर्स में नहीं पाए गए हैं, तो राइट आंसर होगा डी यानी ईगल। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स। लद्दाखी न्यू ईयर लोसार इज वेलकम विथ सिंबॉलिक डो मॉडल्स ऑफ डैश सन एंड मून प्लेस इन हाउस होल्ड। रिक्त स्थान को भरना है। लद्दाखी नववर्ष लोसार का स्वागत घरों में रखे डैश सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकात्मक आटे के मॉडल से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कि लद्दाखी नववर्ष जो है वह लोसार है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक के रूप में किसको स्वागत के लिए घर में रखा जाता है, तो यह है आइबेक्स। आइबेक्स क्या होता है? तो यह लद्दाख का आइकॉनिक माउंटेन एनिमल है, आइकॉनिक माउंटेन एनिमल है, जो कि स्वागत घर में रखा जाता है चंद्रमा के प्रतीक के रूप में, या आटे का मॉडल बना के इसको रखा जाता है। तो यह सिंबॉलिक वेलकम के रूप में रखा जाता है। याद रखिए, लोसार जो है लद्दाख या तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में लोसांग उत्सव को मनाता है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिंबिसार मैरिज टू ए कुषाण प्रिंसेस, कोसल प्रिंसेस। बिंबिसार का कोसल राजकुमारी से विवाह करने का राजनीतिक महत्व क्या था। तो बिंबिसार ने कोसल के साथ शांति के लिए डिप्लोमेटिक मैरिज किया था। इसे डिप्लोमेटिक मैरिज कहा जाता है, डिप्लोमेटिक मैरिज किया था। और इससे दो महाशक्तियों के बीच शांति स्थापित हुई थी, दो महाशक्ति के बीच शांति स्थापित हुई। कौशल देवी से विवाह हुआ बिंबिसार और राजकुमारी कौशल देवी का विवाह हुआ। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार को डॉरी के रूप में वाराणसी का रेवेन्यू मिला था, वाराणसी का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो गया बी, पीस विथ कौशल। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द म्यूजिकल फॉर्म स्वरजती। कौन सा स्वरजती नामक संगीत रूप का सही वर्णन करता है। स्वरजती क्या है? म्यूजिकल फॉर्म है। ऑप्शन है केवल मंदिरों में प्रयुक्त भजन रूप, बिना निश्चित संरचना वाला नृत्य रूप, एक गायन रूप जिसे बाद में नृत्य में अपनाया गया, और डी है तीव्र लय वाला फिल्मी रूप। तो स्वरजती जो है एक म्यूजिकल फॉर्म है, जो कि एक गायन के रूप में, एक वोकल फॉर्म लेटर एडेप्टेड फॉर डांस, गायन रूप में था, बाद में इसे डांस आइटम के रूप में अडॉप्ट किया गया। श्यामा शास्त्री जो थे, इन्होंने स्वरजती को फेमस किया।
फेमस किया, इसे काफ़ी मॉडिफाई किया, फेमस बनाया, इसे कंपोज किया, श्यामा शास्त्री का नाम काफ़ी लिया जाता है। तो राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द द्रोणाचार्य अवार्ड इज आर करेक्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें 10 लाख रुपए नकद राशि और गुरु द्रोणाचार्य के स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। इट कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख एंड फीचर ए गोल्ड स्टेचू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। तो इसमें गोल्ड की गुरु द्रोणाचार्य के स्वर्ण प्रतिमा नहीं बल्कि यह कांसे की प्रतिमा होती है, यह ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। और सम्मान के रूप में 15 लाख रुपए कैश मिलते हैं, 15 लाख रुपया कैश मिलता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, O.M. नाम्बियार वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन 1985 फॉर आउटस्टैंडिंग कोचिंग। O.M. नाम्बियार को 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। यानी स्टेटमेंट 2 ओनली 2 इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। व्हाट पोजीशन डिड हिंदू बेग होल्ड ड्यूरिंग हुमायूं रेन। हुमायूं के शासनकाल में हिंदू बेग का पद क्या था? हिंदू बेग यह हुमायूं के काल में प्रोविंशियल गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर थे, मुगल नोबल्स थे, मुगल नोबल्स के रूप में ये जाने जाते थे, जिसमें खान और बेग यह टाइटल रखते थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यह प्रोविंशियल गवर्नर थे। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज करेक्टली मैच विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन इसके संवैधानिक प्रभाव के साथ सही जोड़ा गया है? पहला है हस्तांतरित और आरक्षित विषय केंद्र और प्रांतीय शक्तियों के बीच कार्यात्मक ओवरलैप बनाया गया। पहला कथन गलत है, ओवरलैप नहीं बनाया गया बल्कि इसे अलग किया गया। सेकंड है द्विसदनीयता की स्थापना की गई, पहली बार केंद्र स्तर पर 2 सदन बनाए गए, 2 हाउस बनाए गए। कौन कौन? काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो पहली बार केंद्र स्तर पर 2 सदन बनाए गए, बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो कंपटीशन एरिया एंड कंटेस्टेंट। जूडो प्रतियोगिता क्षेत्र और प्रतिभागियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रतियोगिता क्षेत्र को आंतरिक मुकाबला क्षेत्र न्यूनतम 8 मीटर इंटू 8 मीटर और बाहरी सुरक्षा क्षेत्र न्यूनतम 3 मीटर चौड़ा में विभाजित किया जाता है। इनर एरिया जो होता है वह 8 इंटू 8 मीटर का और आउटर सेफ्टी एरिया 3 मीटर चौड़ा होता है। पहला कथन सही है। सेकंड है द ब्लू यूनिफॉर्म कंटेस्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द वाइट यूनिफॉर्म कंटेस्टेंट। वाइट यूनिफॉर्म वाले को पहले बुलाया जाता है, ब्लू वाले को बाद में, यानी इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। वाइट वाले को पहले बुलाते हैं, वाइट को पहले बुलाते हैं, उसके बाद ब्लू वाले को। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा या अरविंद सुब्रमण्यम। तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 में लिखा गया था। इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। आपको पता होगा अमर्त्य सेन ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, ठीक है। तो याद रखिएगा द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक है अमर्त्य सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विथ रेफरेंस टू लाइमस्टोन केव फॉर्मेशन। कौन सा युग्म चूना पत्थर की गुफा संरचना के संदर्भ में सही मेल खाता है? यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। पहला है स्टेलेक्टाइट राइज फ्रॉम केव फ्लोर, गुफा के फर्श से उठता है।
स्टेलेग्माइट गुफा की छत से लटकता है। पिलर स्तंभ जो है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलन से बनता है। बिल्कुल सही है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट इन दोनों के एक ऊपर से लटकते हैं और एक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इन दोनों के मिलने के बाद स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलने के बाद एक पिलर बन जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी। द कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स। कर्नाटक की कुद्रेमुख खदानें मुख्य रूप से खनिज संसाधन के निष्कर्ष के लिए जानी जाती है। कौन से खनिज के लिए? मैंने कई बार आपको बता रखा है कि कर्नाटक जो है आयरन ओर के माइनिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ एनएमडीसी के द्वारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी के द्वारा यहाँ आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। कुद्रेमुख जो खदान है वह चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, मंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आयरन ओर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले टाइगर रिजर्व के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट था। तो राइट आंसर हो गया सी, आयरन ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली अप्लाइज द वेटेड वोटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(9) में तहत भारित मतदान तंत्र का सही अनुप्रयोग कौन सा है? पहला है केंद्र के पास जीएसटी परिषद में 75% मतदान शक्ति होती है। सेकंड है जीएसटी परिषद का निर्णय केवल केंद्र और एक राज्य के समर्थन से पारित किया जा सकता है। थर्ड है राज्यों के पास सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मतभार होता है। और डी है जीएसटी परिषद के मतदान में प्रत्येक राज्य का भार केंद्र के बराबर होता है। तो आर्टिकल 279A का पॉइंट 9 यह किससे संबंधित है? तो यह जीएसटी वोटिंग से संबंधित है। जीएसटी वोटिंग से संबंधित है। इसमें सेंटर का जो वेटेज होता है, सेंटर का वेट जो है वह 1/3 है और वहीं स्टेट का वेट 2/3 है, यानी सेंटर का दुगना है। इसका जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन वह 3/4 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी। राज्यों के पास सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मतभार होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। आदर्श गैसों के व्यवहार के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। पहला है आदर्श गैस के अणुओं का आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वह नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो पहला कथन सही है। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। आदर्श गैस के अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल होते हैं। गलत है। इसमें क्या होता है? इसमें फोर्स होता ही नहीं है। आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। तो दूसरा कथन गलत है। थर्ड है कोलिजन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन जो है वह परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो तीसरा सही है। इसका राइट आंसर हो गया बी, 1 और 3। इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विच कोर्ट में ग्रांट डिफ़ॉल्ट बेल आफ्टर टाइम लिमिट लैप्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में समय सीमा समाप्त होने के बाद जो डिफ़ॉल्ट जमानत है उसमें कौन सी अदालत दे सकती है? आपको पता है BNSS में क्या है? डिफ़ॉल्ट जमानत का टाइम पीरियड होता है। अगर वह टाइम पीरियड लैप्स हो गया तो उसकी जमानत कौन सी अदालत दे सकती है? तो टाइम लैप्स के सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है वह डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर सकता है। बी इसका राइट आंसर है। एक्यूज्ड के बेल का राइट होता है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट जो है उसे डिफ़ॉल्ट जमानत दे सकता है। फिल इन द ब्लैंक। घूमर वाज लिस्टेड एमंग टॉप लोकल डांस ग्लोबली इन डैश ईयर।
घूमर को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानीय नृत्य में शामिल किया गया है, तो यह किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया है? आपको पता है ग्लोबल टॉप लोकल डांस में लिस्टेड था घूमर 2018 में, इसे 2018 में लिस्ट किया गया। पद्मावत मूवी आई थी 2017 में आई थी, जिसके बाद से घूमर राजस्थान का यह नृत्य है जो कि राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है, राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें दिखाया गया है पद्मावत में, तो 2018 में इसे ग्लोबल टॉप लोकल डांस में लिस्ट किया गया है। डी इसका राइट आंसर है। आदित्य L1 is placed in a halo orbit around which type of gravitational balance point in space? आदित्य L1 को अंतरिक्ष में किस प्रकार के गुरुत्वीय संतुलन बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ध्रुवीय, लैग्रेंजियन, सन सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। तो आदित्य L1 को लैग्रेंजियन जो कि सन और अर्थ के बीच है, ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट है, L1 पॉइंट कहा गया है। यह क्या है? ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट है, जहाँ से कि सूर्य का अवलोकन किया जाता है, सूर्य को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे लैग्रेंज पॉइंट भी कहा जाता है। यह सन और अर्थ के बीच स्थित है, सन और अर्थ के बीच स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जीएसटी परिषद जीएसटी दरों पर बाध्यकारी अनुशंसाएं देती है। द जीएसटी काउंसिल मेक बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑन जीएसटी रेट। तो यह रिकमेंडेशन जो होता है बाइंडिंग नहीं होता बल्कि यह एडवाइजरी होता है, सलाहकारी अनुशंसाएं होती है। तो पहला कथन गलत है। आर्टिकल 246A allows state to legislate on intra-state supply of goods and services। अनुच्छेद 246 से राज्यों को वस्तु और सेवाओं को राज्य के भीतर आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। इंटर स्टेट लेजिस्लेशन का अधिकार कहा जाता है इसे। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। द नेवाना न्यू राइस ड्यूरिंग द नुआखली फेस्टिवल इन संबलपुर। याद रखिएगा, नुआखली फेस्टिवल संबलपुर में जो कि उड़ीसा में है, इज फर्स्ट ऑफर्ड टू विच डेटी। संबलपुर उड़ीसा के नुआखली उत्सव के दौरान नबन्ना, जिसे नए चावल को सबसे पहले किस देवी को अर्पित किया जाता है, किस देवी की पूजा की जाती है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में नुआखाई उत्सव होता है और नबन्ना कहा जाता है नए चावल को। तो इसमें संबलपुर की कुल देवी है माँ समलेश्वरी, जो कि संबलपुर की कुल देवी हैं। इनकी पूजा की जाती है, नए चावल को पहले माँ समलेश्वरी को अर्पित किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ए, माँ समलेश्वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टेम्पल स्टाइल एंड रीजन आर करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से मंदिर शैली और क्षेत्र के युग्म सही रूप से मिलाए गए हैं। पहला है वेसर। अच्छा, मंदिर शैली और उसका मैच करना है। वेसर जो है वह दक्कन का है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है रेखा देउल। रेखा देउल उड़ीसा से है, बिल्कुल सही है। भूमिजा मालवा, यह भी सही है। कलिंगा तमिलनाडु से नहीं बल्कि उड़ीसा से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू द गुप्ता डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑफिसर एंड रोल इज करेक्टली मैच। गुप्त प्रशासनिक संरचना के अनुसार कौन सा अधिकारी सही रूप से मेल खाता है? पहला है प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक क्या होता है? तो यह चीफ ऑफ आर्टिसन गिल्ड का होता था। चीफ ऑफ आर्टिसन गिल्ड होता है, कामगारों का प्रधान होता था। सेकंड है ग्रामिक, जो कि ग्राम प्रधान होता है।
विलेज हेडमैन कहलाता था, बी इसका राइट आंसर है। तलवाटक, तलवाटक जो होता था वह गैरिसन कमांडर होता था, किले का प्रधान होता था, गैरिसन कमांडर होता है जिसे तलवाटक कहा जाता है। ठीक है। पुष्तपाल, पुष्तपाल जो होता है रिकॉर्ड रखने वाला होता है, इसे रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक सॉन्ग फ्रॉम झारखंड दैट रिफ्लेक्ट लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड सोशल यूनिटी। कौन सा झारखंड का लोकगीत रूप है जो जीवन अनुभव और सामाजिक एकता को दर्शाता है? लावणी, डोमकच, भवई या बाउल? तो झारखंड फोक सॉन्ग है डोमकच, लोकगीत है डोमकच जो कि झारखंड से संबंधित है। सोशल यूनिटी और जीवन का यह अनुभव देता है, सोशल यूनिटी और जीवन के अनुभव को इसमें दर्शाया जाता है, अनुभव को दर्शाया जाता है। वेडिंग और फेस्टिवल में, वेडिंग और फेस्टिवल में यह डांस किया जाता है, लोकगीत किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डोमकच। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए सिंगल बैडमिंटन कोर्ट एज पर इंटरनेशनल रेगुलेशन? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एकल बैडमिंटन कोर्ट की मानक चौड़ाई क्या है? कई बार सवाल में पूछा गया है, 5.18 मीटर होता है। सी इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर कंस्ट्रक्टेड द ग्रांड टेम्पल एट गंगईकोंड चोलपुरम? किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम में भव्य मंदिर का निर्माण कराया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गंगा तक जीत की याद में राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम, जहाँ के बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण कराया था। कहाँ है यह? तंजावुर में है। तो यह गंगा तक जीत के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। बी इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन को पढ़ें। 1793 के अधिनियम ने कोई कानूनी सुधार लाए बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का पालन किया। पहला कथन है 1793 एक्ट ने पर्सनल रूल ट्रेडिशन, पर्सनल रूल ट्रेडिशन, जिसमें कि कोई भी बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का पालन किया, कोई कानूनी सुधार इसमें नहीं किया गया। तो पहला कथन सही है। न्यायाधीशों को शासक के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय कानूनों की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। जज को लॉ इंटरप्रेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। यह 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था। सवाल चूँकि 1793 के रेफरेंस में है तो यह गलत है। 1813 के, जो 1833 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था, यानी दूसरा स्टेटमेंट्स गलत है। इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन एंटीबॉडी इज आर एक्यूरेट? मानव एंटीबॉडी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मानव रक्त में एंटीबॉडी का सबसे बड़ा अनुपात IgG होता है। IgG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन जी, तो मोस्ट एबंडेंट टाइप का एंटीबॉडी होता है। तो पहला कथन सही है, इसका सबसे बड़ा अनुपात होता है। 75% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज होता है, जिसे IgG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी। सेकेंड है IgE प्ले ए की रोल इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जी प्रतिक्रिया में IgE महत्वपूर्ण भूमिका होती है। IgA मुख्य रूप से लार और स्तन के दूध जैसे शारीरिक स्राव में पाया जाता है। तो तीनों कथन सही है, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है, वह कब आया था? सरकारी आयोग इंटरस्टेट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड और पुंची मिशन कंस्टिट्यूशन।
तो आपको पता है सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट 1988 में आई थी, 1988 में केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल गठित हुआ था 1990 में, और पुंछी कमीशन कंस्टिट्यूट मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में 2008 में 7 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अगर इसको सीक्वेंस से अरेंज करें तो ABC इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, की इकोनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल इकोनॉमीज। सभी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की प्रमुख आर्थिक भूमिका क्या है? पहला है निजी कंपनियों को नियंत्रित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, कानून बनाना और न्याय देना, और करेंसी एक्सचेंज मुद्रा विनिमय। तो इकोनॉमीज़ में, सभी इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल रूल होता है वह है कानून बनाना और न्याय करना, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो। तो C इसका राइट आंसर है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब स्वतंत्र भारत में 1948 में लाया गया था। फर्स्ट पॉलिसी 1948 में आई थी। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि महालनोबिस मॉडल पर था 1956 में, और थर्ड 1991 में, जिसे LPG रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, LPG रिफॉर्म्स। तो याद रखिएगा राइट आंसर है A 1948। कथन कारण के प्रश्न हैं। पहला कथन है, वैश्वीकरण ने भारत में असमानता बढ़ाई। ग्लोबलाइजेशन लेड टू इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में इनइक्वलिटी बढ़ी है, तो पहला कथन सही है। विकास का लाभ मुख्यतः शहरी वर्ग को हुआ। जो ग्रोथ का बेनिफिट है मोस्टली अर्बन इलिट्स में हुआ, तो RA का सही विवरण है। इसका राइट आंसर होगा A। बोथ A and R ट्रू एंड R एक्सप्लेन A। डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स सेलिंग स्टेक्स इन। विनिवेश में हिस्सेदारी किसको बेची जाती है? विनिवेश का मतलब ही होता है गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में अपना स्टेक बेचती है, अपने हिस्से को बेचती है। जैसे आपने देखा होगा BPCL, एयर इंडिया इत्यादि कंपनियों में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा है, यानी उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया है। यह पार्शियल भी होता है और फुल भी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है पार्शियल भी होता है या फुल भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? C, पब्लिक इंटरप्राइज, सार्वजनिक उपक्रम। विच नेशनल पार्क स्टेट पेयर इज करेक्ट। राष्ट्रीय उद्यान को उसके युग्म से मैच करना है। पहला है नामदफा। नामदफा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सेकंड है सिमलीपाल उड़ीसा में, सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। बसंदा राजस्थान, बसंदा कहाँ है? तो यह गुजरात में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? B, सिमलीपाल उड़ीसा, सही मैच है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच केस। अनुच्छेद 14 के तहत युक्ति संगत वर्गीकरण का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? तो आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 14 में। इसे रीजनल क्लासिफिकल जो कॉन्सेप्ट है युक्ति संगत वर्गीकरण, यह अनवर अली सरकार केस में हुआ था 1952 में। अनवर अली सरकार केस 1952 का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है B, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। B इसका राइट आंसर है, 1952 का है, याद रखिएगा। 1952 का यह केस है। मैच द फॉलोइंग डांस विथ कम्युनिटीज़। डांस को कम्युनिटी के साथ मैच करना है। पहला है कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान के सपेरे हैं।
सही है। पंथी सतनामी समुदाय छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डांगी नृत्य डांग जनजाति के द्वारा की जाती है। और ओडिशा पाइका, यह उड़ीसा में है, खंडायत योद्धा वैरियर्स के द्वारा किया जाता है। तो यह ऑलरेडी मैच है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। ए इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ सैटेलाइट टाइप एंड एप्लीकेशन। उपग्रह के प्रकार और उनके उपयोग का गलत युग्म पहचानना है। पहला है वेदर सैटेलाइट, जो कि साइक्लोन का ट्रैकिंग करता है, तो यह सही है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह, जिससे हम लोग टीवी का प्रसारण करते हैं, यह भी सही है। नेविगेशन सैटेलाइट फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। तो नेविगेशन सैटेलाइट का काम क्या है? आपके मूवमेंट की निगरानी करना है, जैसे जीपीएस, नेविगेशन ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, लोकेशन का ट्रैकिंग, यह किससे होता है? नेविगेशन सैटेलाइट से होता है। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया गलत युग्म को पहचानना है, तो सी इसका राइट आंसर है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्या यूज होता है? तो यह फॉरेस्ट फायर की मॉनिटरिंग करता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है फॉरेस्ट फायर के मॉनिटरिंग से संबंधित है, मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC टू इंडियाज स्पेस प्रोग्राम? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का योगदान क्या है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, जिसका नाम अब त्रिवेंद्रम हो गया है, तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। यह लॉन्च करता है, लॉन्च व्हीकल का डिज़ाइन करता है, उसका बिल्ड करता है। तो राइट आंसर होगा बी, प्रक्षेपण वाहनों का डिजाइन और निर्माण कहाँ होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में। ठीक है, एक है सार, श्रीहरिकोटा। सार में क्या होता है? तो यहाँ से लॉन्चिंग साइट है, ये लॉन्चिंग साइट है जहाँ से कि साइट को लॉन्च किया जाता है। एक है SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यह अहमदाबाद में है। सार कहाँ है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, SAC है अहमदाबाद में। यह सैटेलाइट का डिज़ाइन करता है, सैटेलाइट के डिज़ाइन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यह सभी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। द अटल इनोवेशन मिशन AIM is a flagship initiative to promote innovation and entrepreneurship in India. Which of the following is a key component under AIM? अटल टिंकरिंग मिशन, अटल इनोवेशन मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रमुख घटक है? पहला है स्किल इंडिया सेंटर, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, अटल टिंकरिंग लैब्स। मैं बोल रहा था अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वह इनोवेशन लैब्स को इस्टेब्लिश करना है स्कूल में। सी इसका राइट आंसर है। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत इनोवेशन लैब्स को स्कूल में स्थापित करना है। स्टार्टअप्स के लिए AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करना है। यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, अटल टिंकरिंग लैब्स। सी इसका राइट आंसर है। विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अंडरमाइंड द प्रिंसली रूलर्स एस्पायरेशन टू रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर 1947? 1947 के बाद देशी शासकों के स्वतंत्र रहने की आकांक्षाओं को किस कारक ने सबसे अधिक कमजोर किया? पहला, पाकिस्तान के सैन्य श्रेष्ठता, देशी रियासतों को ब्रिटिश समर्थन, राज्यों में भारत के विलय के लिए जन इच्छा। जो मैक्सिमम पब्लिक थी, मैक्सिमम पीपल्स जो थे
वह भारत में विलय करने के लिए चाहते थे। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने देशी रियासतों को जन आकांक्षा के तहत उन्हें इंडिया में ज्वाइन कराया, यानी उसका विलय कराया। तो सी इसका राइट आंसर है। द भारतीय न्याय संहिता BNS वाज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ। भारतीय न्याय संहिता को किसके हिस्से के रूप में पेश किया गया? BNS ऑप्शन है व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण के रूप में, आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण और उपनिवेश के मुक्तिकरण के रूप में। तो BNS जो है वह IPC का जगह लिया है। 2023 में BNS को इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें क्या पर्पस था? कॉलोनियल इरा के लॉज को अब मॉडर्नाइज किया जाना जरूरी है। तो इंडियन इथोस पर आधारित जस्टिस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया BNS 2023 के रूप में। तो बी इसका राइट आंसर है। डिगबोई, मोरन, शिवसागर एंड नहरकटिया वाइल्डफील्ड्स आर लोकेटेड इन विच रीजन? डिगबोई, मोरान, शिवसागर और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह असम में है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में है। मोस्टली डिगबोई जो है वह असम में है। ठीक है, मोरन, शिवसागर, नहरकटिया सभी असम के ही ऑयल फील्ड्स हैं। तो यह इंडिया का ऑयल बॉल कहा जाता है। इन सभी को ऑयल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो असम चूँकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द टर्म स्वरवलिश इन इंडिया क्लासिकल म्यूजिक रेफर्स टू। भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरवलिश शब्द का क्या अर्थ है? स्वरवलिश क्या है? तो यह 7 नोट से बना हुआ है। स्वरवलिश जो है यह 7 नोट्स से बना है। ठीक है, सा रे गा मा पा से बनी यह मेलोडी सीक्वेंस है, मेलोडियस सीक्वेंस है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ए मेलोडी कंपोज यूजिंग द 7 नोट्स। 7 स्वरों से बनी धुन है। इसका जो बिगिनर एक्सरसाइज है वो कार्नेटिक म्यूजिक में किया गया है, कर्नाटक संगीत में। यह राग सीखने का फर्स्ट स्टेप है, राग लर्निंग का स्टेप है, यह लर्नर्स स्टेप के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड इन द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया? भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं? पहला है टोर्स। टोर्स क्या होता है? तो यह स्वतंत्र चट्टानी उभार होता है। स्वतंत्र जो चट्टान उभर जाते हैं, ऊपर निकल आते हैं, स्वतंत्र चट्टानी उभार को टोर्स कहा जाता है। स्पर्श उभरी हुई पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है स्पर्श। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स जिसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं अरावली, बिंद और सतपुड़ा। ब्लॉक पर्वत में नहीं आता अरावली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड इन पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया? भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं? पहला है टोर्स। टोर्स क्या है? तो यह स्वतंत्र चट्टानी उभार को टोर्स कहा जाता है। स्वतंत्र चट्टानी उभार, जो चट्टान स्वतंत्र रूप से उभर जाते हैं, निकल आते हैं, उसे टोर्स कहा जाता है। स्पर्श क्या होता है? यह उभरी हुई पर्वत श्रृंखला कहलाती है। उभरी हुई पर्वतों की श्रृंखला कहलाती है स्पर्श। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक पर्वत, इसमें कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से बिंद और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत में आते हैं। बिंद और सतपुड़ा, यानी इसका राइट आंसर हो गया 1, 2 एंड 3।
डी इसका राइट आंसर है। विच बिल्डिंग मटेरियल वेयर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन पुराना किला, पुराना किला के निर्माण में कौन सी निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया? कई बार मैंने आपको बताया सैंडस्टोन और मार्बल का, विशेष करके लाल रेड सैंडस्टोन का। तो राइट आंसर होगा सी, सैंडस्टोन एंड मार्बल, बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पुराना किला जिसे शेर शाह सूरी और हुमायूं, शेर शाह प्लस हुमायूं के द्वारा बनाया गया, ठीक है, सूर डायनेस्टी स्टाइल में यह बना है। तो सी इसका राइट आंसर है। ड्यूरिंग द सोलुंग फेस्टिवल ऑफ द अदी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच ट्रेडिशनल ड्रिंक इज शेयर, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति, अब याद रखिएगा इसको, आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है कि सोलुंग उत्सव में कौन सा पारंपरिक पेय पिया जाता है। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसमें पीने वाले ड्रिंक जो है उसे अपोंग कहा जाता है, अपोंग। बी इसका राइट आंसर है। अपोंग जो है वह फर्मेंटेड राइस बियर होता है, फर्मेंटेड राइस बियर होता है, यह उनका ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। चावल जो हम लोग पकाकर खाते हैं उसे वो फर्मेंटेड यानी सड़ाकर यह एक प्रकार का ड्रिंक बनाते हैं, बियर बनाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है अपोंग। याद रखिएगा जो सोलुंग उत्सव है वह एग्रीकल्चर और प्रोस्पेरिटी का, एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। द ड्रेनेज सिस्टम एट मोहनजोदड़ो वाज नोटेबल बिकॉज ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर जुड़ा हुआ था। प्रत्येक घर जो था वह कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन सिस्टम से जुड़ा हुआ था, यानी सड़क नाली जो थी ढकी हुई थी, ये कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन सिस्टम था। हर घर में, हर घर से नाली को कनेक्ट किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द गोल्डन रेड एंड कार्ड सिस्टम इन कबड्डी, कबड्डी में गोल्डन रेड और कार्ड प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है परिणाम तय होने से पहले एक टीम को 2 गोल्डन रेड की अनुमति होती है, ग्रीन कार्ड से 2 मिनट का विलंबन होता है, यदि 5-5 रेड के बाद भी मैच बराबर हो तो फिर से टॉस किया जाता है। तो गोल्डन रेड जो है वह यही होता है कि मैच टाई हो गया और उसके बाद फिर से टॉस किया जाता है। 5-5 रेड्स के बाद टाई होने के बाद फ्रेश टॉस किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज ए मेजर चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर इन चोला किंगडम अपार्ट फ्रॉम रॉकी लैंड, चोल साम्राज्य में कृषि के लिए पथरीली भूमि के अलावा एक प्रमुख चुनौती क्या था? तो पथरीली भूमि होने के वजह से, रॉकी टेरेन होने की वजह से जो सिंचाई थी, सिंचाई में जल की कमी एक प्रमुख यहाँ समस्या थी, मेजर चैलेंज था। चोल के जितने भी शासक हुए उन्होंने इरिगेशन डेवलप किया, इरिगेशन को डेवलप किया। तो इसके पीछे क्या था? सिंचाई के जल की कमी इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंक इंडिया विथ विच कंट्री, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है? तो यह परियोजना म्यांमार के सिटवे बंदरगाह, म्यांमार के सिटवे बंदरगाह को कोलकाता से जोड़ती है, कोलकाता से जोड़ती है। यह कोलकाता को मिजोरम से जोड़ने के लिए एक समुद्री मार्ग है, कोलकाता को मिजोरम से जोड़ने के लिए एक समुद्री मार्ग है जो कि चिकन नेक का, जो चिकन नेक है आपने नाम सुना होगा, जो कि रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है, रणनीतिक विकल्प प्रदान करता है मिजोरम, कोलकाता को मिजोरम से जोड़ने के लिए। तो यह म्यांमार में है, याद रखिएगा, म्यांमार को जोड़ता है। बी इसका राइट आंसर है।
द नेमसेक इज ए फेमस नोवेल बाय विच इंडियन अमेरिकन ऑथर। नेमसेक प्रसिद्ध उपन्यास है, यह किस भारतीय अमेरिकी लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो नेमसेक 2003 में झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास 2003 में झुंपा लाहिड़ी ने लिखा था, जिसमें इंडियन इमाइग्रेंट की फैमिली की स्टोरी है। इंडियन इमाइग्रेंट के फैमिली की स्टोरी है, ठीक है। अरुंधति रॉय, इनकी भी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चित्रा बनर्जी की पुस्तक का नाम है द पैलेस ऑफ एल्यूजन। द पैलेस ऑफ एल्यूजन, ठीक है। किरण देसाई, आपने पढ़ा होगा किरण देसाई के द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा झुंपा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है जब प्रजनन दर शून्य हो जाए। जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो जाए तो क्या होगा? पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसे कहा जाता है CBR, चाइल्ड बर्थ रेट बराबर CDR। तो राइट आंसर हो गया C। तो इंडिया को टारगेट है 2045 तक क्या करना है? जनसंख्या को स्थिरीकृत करना है, रोकना है, स्टेबलाइज करना है। ये तो हो गया कलादान प्रोजेक्ट। अंडर आर्टिकल 258A व्हाट पावर इज ग्रांटेड टू स्टेट। अनुच्छेद 258 के तहत राज्यों को कौन सी शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल 258 स्टेट जो है यूनियन के कंसेंट से यूनियन के कार्य अपने ऑफिसर को सौंप सकती हैं, यानी राज्य सरकार संघ की अनुसहमति से संघीय कार्य अपने अधिकारियों को सौंप सकती है, यानी डी इसका राइट आंसर है। स्टेट गवर्नमेंट कैन विथ यूनियंस कंसेंट असाइन यूनियन फंक्शन टू इट्स ऑफिसर्स, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। घूमरबाज ओरिजिनली परफॉर्म टू वर्शिप। घूमर नृत्य मूल रूप से किसकी उपासना के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण की उपासना के लिए किया जाता है। घूमर नृत्य जो है राजस्थान में राजपूत महिलाओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया कृष्ण यानी C। अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूट स्टडीज द पेंसिलुंगुवा ग्लेशियर इन पेंसिलुंगुवा ग्लेशियर जास्कर लद्दाख में पेंसिलुंगुवा ग्लेशियर का अध्ययन कौन सा संस्थान करता है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, WIHG वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। बी इसका राइट आंसर है। यह देहरादून में है, याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। क्या नाम है इसका? पेंसिलुंगुवा ग्लेशियर। तो बी इसका राइट आंसर है। अर्थ एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली रीच अप टू व्हाट हाइट। इसे कर्मल लाइन कहा जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो यह 100 किलोमीटर का है। 100 किलोमीटर जिसे कर्मल लाइन कहा जाता है। स्पेस और अर्थ एटमॉस्फेयर की यह बाउंड्री है। तो ए इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनुच्छेद 300 राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 300 स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल सूट्स अलाउ है। पहला कथन सही है। द टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए लीगल एंटिटी अंडर आर्टिकल 300। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत भारत सरकार एक विधिक इकाई है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लीगल एंटिटीज़ है, यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा बोथ 1 और 2।
तो ये था एसएससी सीजीएल के टॉप 500 जीके जीएस क्वेश्चन का सेट नंबर 7। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।